बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। शायर मशरिक मुफक्कर पाकिस्तान इल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम पैदाइश पूरे अकीदत व एहतराम से मनाया गया। बिलाशुबा उनकी शायरी और उनके अफकार हमारे लिए मशले राह हैं और जिस तरह हमें कसीरुल जहद चैलेंजेस का सामना है, उनके जो खुदी का फलसफा है वो हमें यह सलाहियत देता है कि हम इनसे नबर्द आजमा हो पाएं। अब प्रोग्राम के मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं। आज क्वेटा रेलवे स्टेशन में इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। खुदकुश हमले में अब तक की इतलात के मुताबिक 24 के करीब अफराद शहीद हो चुके हैं और 62 के करीब जख्मी हैं। जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जो जख्मी हैं इनके लिए दुआए सेहत। हम भी और जाहिर सी बात है हर जी शऊर शख्स इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता है। मेरे ख्याल में जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है कलअदम तंजीम BLA, उनसे अब बातचीत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। आनी हाथों से ऐसे अनासर से निपटना चाहिए। मुल्क की सियासत की बात करें तो आज स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी जरगे का इनेकाद किया, जिससे बड़े जोशीले अंदाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने खिताब किया और उन्होंने अपने कारकुनान से हल्फ लिया कि नवंबर ही के महीने में बानी चेयरमैन PTI के कॉल पर बाहर निकलेंगे, सरबकफन तहरीक शुरू करेंगे और जब तक से उनको रिहा नहीं करवा लेते घरों को नहीं जाएंगे। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन PTI है, उन्होंने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी करने जा रही है। जबकि असद कैसर साहब का यह कहना था कि एक दफा फिर ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस को हम तश्कील देने जा रहे हैं। इस तनाजुर में प्रोग्राम में हम मुश्तबा लीग नवाज जो हुकूमती जमात है उनका नुक्ता नजर भी लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नजर भी आपके सामने रखेंगे। तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा मुश्तबा लीग नवाज के खुर्रम दस्तगीर खान साहब। आप फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं डिफेंस, कॉमर्स और एनर्जी के। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सचते में वक्त देने का। खुर्रम दस्तगीर साहब, नवंबर का महीना तो ठंड का महीना है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मौसम को गर्मा गर्म करने जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तो आज हल्फ लिया है कि हम निकलेंगे, बानी चेयरमैन कॉल देंगे नवंबर में ही और तब तक घरों को नहीं लौटेंगे जब तक से उनको रिहा नहीं करवा लेते। क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़े आज तो गुस्से के मूड में नजर आ रहे थे। बहुत शुक्रिया अनवार साहब, लेकिन आपने जहां से आगाज किया, अल्लामा इकबाल आज यौम इकबाल है और बहुत सारे हवालों से उनका एक शेर है कि जमाना अपने हवादिस छुपा नहीं सकता, तेरा तेरा हिजाब है कल्ब व नजर की नापाकी। तो सबसे पहले तो जो आज दहशतगर्दी का वाकया हुआ क्वेटा में, हमें उस पर भी गौर करना है। जहां हम शहीदों की मगफरत के लिए दुआ करेंगे, उनके खानदान की अल्लाह ताला उनको हिम्मत और जुर्रत दे इस साने से निपटने के लिए, आमीन। लेकिन ये हमें एक दफा फिर एक रिमाइंडर है कि पाकिस्तान में जो 2021 के बाद से दोबारा दहशतगर्दी उठी है वो अभी तक मौजूद है। हम फिर जब भी कुछ तात्तुल आता है दहशतगर्दी के वाकयात में तो हम फिर जो है वो उस पर रिलैक्स हो जाते हैं। हालांकि अभी मस्तुंग में चंद दिन पहले 8 पाकिस्तानी भी शहीद हुए थे, तो मुस्तकिल तौर पे जी हाँ जी, तो ये ज्यादा ये सारे जो इश्यूज हैं ये अपनी जगह पर मौजूद है और हमें फोकस तो इस पर करना है जहां पाकिस्तानियों की जानें बचाने का मामला है। लेकिन आप गौर कीजिए कि एक सियासी जमात जो है वो मुस्तकिल अपने सियासी मकासद के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए रियासत पर हमलावर होने की खुलेआम धमकियां दे रही है। और जब मैंने सुनी बात, बड़ी मुतशद्दद गुफ्तगू थी आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कफन बांधेंगे तो कफन गालिबन उन अमरीकी झंडों से बांधेंगे जो उनके जलसों में नजर आ रहे थे आज। तो लिहाजा वो हाँ तो एक अजीब गरीब सूरत हाल है कि जहां कौम के जो असल चैलेंजेस हैं, और खास तौर पे एक ऐसे सूबे में से ये आवाज उठ रही है जहां खुद दहशतगर्दी का इतना भयानक वाकया भी बन्नू में हुआ था जुलाई में, कि उस पर फोकस करने की बजाय पाकिस्तानियों की और खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों की जानें बचाने की बजाय तमाम फोकस इस बात पर है कि
पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए और हम हमलावर होंगे। देखिए, ये जबान सियासत की जो तशद्दुद की है, आइन इसको तहफुज नहीं देता। आइन ये कहता है कि जो भी आप इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है, उसको कवरेज नहीं है आइन। ये तो लिहाजा ये एहतजाज नहीं है, ये कोई सियासी गुफ्तगू नहीं है, ये एक जुर्म की दावत है जो उन्होंने दी है। और कैसे इससे बजाय सर ये कि डील वो किया जाएगा? आप जिसको जिस तरह नहीं, ताबीर कर रहे हैं, इसको कैसे भी डील किया जाएगा? देखिए, दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका यही है कि जो पहले भी आजमाया गया है कि और बड़ी कामयाबी से हुकूमत ने अभी तक कोशिश यही की है कि बगैर किसी पाकिस्तानी की जान का ज़िया किए हमने इन जो इंतशारी कुव्वतें हैं इनको रोका है। पार्लियामान का दरवाजा हमेशा खुला है कि वो वहां आकर बात करें। सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा का दरवाजा हमेशा खुला है कि वहां आकर बात करें। लेकिन अगर वो दोबारा एक सूबे का वज़ीर आला ये हमें धमकी देगा कि वो एक दूसरे सूबे की जेल पर हमलावर होकर या किसी दूसरे सूबे पर हमलावर होकर या वफाक के ऊपर हमलावर होकर कोई अपने बानी चेयरमैन की बेहतरी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम हासिल हुआ है, महंगाई कंट्रोल हो गई है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट, पाकिस्तान का रुपया जो है मुस्तहकम है, ओवरऑल तमाम इशारे बेहतर नजर आ रहे हैं। और इसमें जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो भी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, तो वो भी जो पहले कुछ हिचकिचा रहे थे पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से, वहां से बड़े वाज़ेह इशारे आ रहे हैं कि बेहतर सरमायाकारी होगी। तो इस मौके पर हमें यही गौर करना है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की कुव्वतें कौन सी हैं और इंतशार की कुव्वतें कौन सी हैं। तो उनसे जो निमटने का तरीका है, देखिए मैं इसमें हैरान हूं ना कि हमें सबको मिलकर अनवार साहब ये बात करनी चाहिए कि हम दहशतगर्दों से कैसे निपटेंगे, बजाय ये कि हम इस पर बहस करें कि एक सियासी जमात हमलावर होने लगी और उससे कैसे। मेरे उसमें सर ज़िमनी सवाल है, वो आपकी बात सही है कि लहजा मुतशद्दद था, लेकिन जो डिमांड्स सामने रखी जाती हैं, हम आपके बाद तैमूर झगड़ा साहब से भी बात करेंगे। कल भी हमारे शो में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे। उनका कहना यह है कि जी हमारे MNAs को जो है वो उठा लिया जाता है, हमारी ख़वातीन पंजाब में जेल में हैं, उनको नहीं रिहा किया जा रहा, हम पे केसेस बनाए जा रहे हैं और हमें दीवार से लगाया जा रहा है। तो एज ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट कैसे जो आपकी अपोजिशन है, उनकी सबसे बड़ी जमात है, उसको इंगेज करेंगे आप लोग, ताकि उनको इंगेज किया जाए? क्योंकि अब क्लैरिटी वहां पर भी इस तरह नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं जी आप सड़कों पे निकलें, और जैसे असद कैसर साहब कह रहे थे हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं हो सकती इनके साथ? कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर बना लिए जाएं? पहले तो हमें ये जो अपोजिशन की जमात है इसकी जो दावे हैं उनको बहुत ठंडे दिल से जज करना है, क्योंकि यही दावे इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त भी किए थे और एक भी दावा दुरुस्त साबित नहीं हो सका जी। वो सब के सब दावे कि जी हमारे MNAs को खरीदा जा रहा है, इतने अरब दिए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, सब इनके दावे झूठे साबित हुए। वो तरमीम मंजूर हो गई, उसके बाद भी अब आपको मालूम है उसमें 2 हफ्ते से जायद हो गया है, किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं दे सके। इसी तरह ये जो सारे इनके दावे हैं, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि अनलेस ये कुछ सबूत लेकर इसको पेश करें, ये सब झूठे दावे हैं। और हमें इस पर अब उनका रिकॉर्ड तो यही है कि वो दावे कर देते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, लेकिन बाद में फिर बजाय ये कि उन दावों के बारे में वो कोई जवाब दे, वो नए दावे कर देते हैं अगले दिन की, देखें ये हो रहा है। और जहां तक मामलात हैं कि जी अदालती इशूज में अगर उनके लोग कोई वहां मुख्तलिफ सूबों में इस वक्त जेलों में है या जेर हिरासत है, तो वो एक अदालती जंग है जो इन्होंने लड़नी है। वहां अदालत में भी इनके पास पूरे हकूक हासिल हैं कि वो अपने मामलात को चलाएं। लेकिन जो असल बात है, मैं फिर दोबारा उसकी तरफ आऊंगा कि बजाय ये कि पूरा फोकस पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए किया जाए, जिसके लिए एक सूबे के लोगों ने उनको वोट भी दिए हैं जी, उस पर फोकस नहीं। आप देखिए उनकी जो तमाम गुफ्तगू आपने मेरे सामने भी कोट की है, उसमें कहीं भी पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी तो मुझे नजर नहीं आ रही। उनकी सलामती के लिए, उनकी मुआशी बेहतरी के लिए, उनके रोजगार के लिए, वो तो इनके डायलॉग का, इनकी सोच का हिस्सा ही नहीं है। इनकी सोच का वाहिद हिस्सा ये है कि हमारी जमात, मेरा बानी चेयरमैन और उसको कैसे बचाना है। पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने इनको वोट भी दिए हैं
उनके उनकी फलाह कहां गई, उनकी जिंदगियों में बेहतरी, उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान, सेहत, तालीम, वो कहां गई? ये खुर्रम साहब सवाल ये भी है। बताएगा, आप इस वक्त गुजरांवाले में मौजूद है, ये भी उन्होंने कहा कि पंजाब में चादर और चार दीवारी का जो है उसको पामाल किया जा रहा है, उसको रवा नहीं रखा जा रहा। जो आज हमारे साथ हो रहा है वो कल आप लोगों के साथ भी होगा, ये भी उन्होंने कहा। देखिए, ये मैं फिर कहूंगा धमकियां हैं। पंजाब में पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वजीर आला है जो खुद चादर पोश हैं, तो लिहाजा उनको जितना एहसास है खवातीन की हुर्मत का, ठीक। वो मौजूद है। लेकिन अगर हमने ये देखा है, और ये भी एक नया तजर्बा था पाकिस्तान के लिए, कि 9 मई को जो इंतशार और फितना फैलाने की कोशिश की गई, उसमें इस जमात की खवातीन भी पहली दफा हमें प्रोमिनेंट नजर आई, उसमें बड़ी मुमताज नजर आई। ठीक। तो अगर अगर पाकिस्तान के शहरी, उनके कोई भी जो है वो जेंडर हो, लेकिन अगर वो जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, ठीक। फितना करते हैं, हमलावर होते हैं, तो बहरहाल उन पर कानून का इतलाक होगा। बल्कि अभी तो ज्यादा तशवीश हमें इस बात पर होनी चाहिए कि अब काफी जो है हमारे इस सारे इशू में ताखीर हो गई है। जल्द अज जल्द 9 मई के केसेस को हमें निपटाना है, ठीक। और जो लोग बेगुनाह हैं उनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए, और जो गुनाहगार हैं उनको फौरी तौर पर सजा देनी है। सर, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने भी तकरीर की, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम की अब की मंजूरी है, अब हमने देखा इसी वीक में कानून साजी भी हुई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तादाद में इजाफा, फिर आईनी बेंच की तश्कील हो गई। उन्होंने कहा ये सब कुछ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उनके मुताबिक ये रोल बैक होगा। ये एक और दावा है। अब आप देखें ना, आप दावे अगर इनके आप गिनाना शुरू करें, हर महीने अप्रैल से ये शुरू हुए हुए हैं कि इस महीने बानी चेयरमैन जो है वो रिहा हो जाएंगे। अब नवंबर का वस्त आ गया है, और असल इशू यही है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो बात वाजे और साबित हुई है, इससे कतई नजर के उसके अंदर क्या लिखा है कि पार्लियामान को पाकिस्तान के आइन के अंदर दिया गया हक जो है जी, कि वो दूसरे सतूनों के बारे में कानून साजी कर सकते हैं, आइन में तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये हक पाकिस्तान के अवाम ने दिया है। और आइन ये वाजे कहता है कि अल्लाह ताला के बाद इस ममलिकत का इक़्तिदार आला मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। जी। अब बात यह कि उन मुंतखब नुमाइंदों में ये अपोजिशन भी शामिल है, सिर्फ हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। लेकिन बजाय ये कि वो इस पर फोकस करें कि उन्हें पार्लियामान में अपना किरदार कैसे बेहतर तरीके से अदा करना है, ऑल्टरनेटिव्स कैसे लेकर आने हैं, अब उनका दावा यह है कि वो 26वीं आईनी तरमीम, तो बड़ी मैं वजाहत से कहूंगा कि पार्लियामान का हक जो है वो फाइक है, और वो फाइक रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने ये जिम्मेदारी दी है उन नुमाइंदों को, बशमूल अपोजिशन को, कि वो दूसरे सतूनों की निगरानी करें। तो वो जरूर सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन मैं कम से कम एक नुमाइंदा होने के नाते, जिसे बहुत अरसे ये एजाज हासिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकता है, लेकिन आईनी तरमीम को किसी भी तरह गैर आईनी करार नहीं दे सकता। तो लिहाजा ये भी एक बड़ी बैटल होगी अगर वो होती है, और ये वाजे है कि आइन को बनाने का हक जो है वो सिर्फ एक सतून को दिया गया है, और वो पार्लियामान। सर, अमरीकी झंडों की आपने बात की, आज उनके जो जलसा हुआ था जिसको उन्होंने अवामी जिरगे का नाम दिया, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने लेकिन कहा कि अमेरिका या किसी और मुल्क से नहीं, खान साहब पाकिस्तान से ही रिहा होंगे, मतलब उनकी इमदाद के बगैर रिहा होंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप मुल्क के वजीर दिफा भी रह चुके हैं। वैसे तो लतीफ़ खोसा साहब उनके सीनियर रहनुमा हैं, वो तो नवंबर में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि जो अब नौ मुंतखब सदर हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, वो बानी चेयरमैन पीटीआई के रिहाई का सबब बन सकते हैं। आप किस तरह देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? जी अनवार साहब, पहली तो बात यह है कि ट्रंप सदर मुंतखब हुए हैं, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं उठाया। अभी उसमें 20 जनवरी तक का, कोई 2.25 महीने का वक्त जो है वो बाकी है। तो लिहाजा अगर जो भी उनकी अथॉरिटी है वो 20 जनवरी को ही उन्हें हासिल होगी, उससे पहले तो वो कोई इस मामले में कदम नहीं उठा सकते। दूसरा ये है कि सदर ट्रंप जो है वो 2 दफा बानी चेयरमैन को रोंद कर गुजर चुके हैं। पहली दफा पाकिस्तान ने 2018 में अमेरिका जो पहले रिक्वेस्ट करता था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान उसको नहीं मानता था, बानी चेयरमैन ने अपनी हुकूमत में फिर तालिबान के जो लीडरान थे उनको रिहा किया, ताकि वो अमेरिका के साथ दोहा का जो नेगोशिएशन है वो शुरू कर सकें। पाकिस्तान को उसके नतीजे में कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद
मैं कम से कम अपनी जाती राय दे सकता हूं कि जब बानी चेयरमैन जुलाई 2019 में वॉशिंगटन गए थे जी। और वापस आकर उन्होंने कहा था कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, वर्ल्ड कप कश्मीर पर एक बहुत ही मुहीब और भयानक अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि 10 दिन बाद जब हिंदुस्तान ने कश्मीर के 3 टुकड़े किए और उसका कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है मकबूजा वो खत्म किया, तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही हल्का रिएक्शन आया और ये कहा गया कि जी हम हर जुम्मे के रोज 1.5 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे, और पाकिस्तान खामोश हो गया। उस जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा सतून था वो पाश पाश हुआ और पाकिस्तान ने कुछ ना किया। तो सदर ट्रंप जो है वो 2 दफा जो बानी चेयरमैन बतौर वजीर आजम उनका फायदा उठा चुके हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हो बानी चेयरमैन हासिल कर पाए बतौर वजीर आजम, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और ताल्लुकात में तबाही हुई। सर, तो अगर मुशाहिद उनका ये हुसैन ख्याल सैयद है, साहब, खुर्रम साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन सेनेटर ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं और उम्र खारजे पे गहरी गिरफ्त रखते हैं। उनका तो दावा ये है कि जो अमरीकी सदर हैं जो मुंतखब हुए हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा 20 जनवरी 2025 को 47वें सदर के तौर पर हल्फ उठाएंगे, कि वो तो पाकिस्तान में सिर्फ बानी चेयरमैन PTI को जानते हैं। और जिस दौरे का आप जिक्र कर रहे हैं 2019 का, वो कहते हैं व्हाइट हाउस में उन्होंने उनको बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन दिया, जो प्राइवेट क्वार्टर्स होते हैं वहां पर लेकर गए, और उनकी जो वाइफ थी, ज़ाहिर बात हो सके तो फर्स्ट लेडी थी, उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई थी। जी जी, तो वो ये सब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अगर आप गौर से सदर ट्रंप की गुफ्तगू सुने उस दिन जुलाई 2019 वाली, जी, उन्होंने जब बानी चेयरमैन को खुशामदीद कहा व्हाइट हाउस में, तो ये भी कहा कि उन्होंने वो काम किए हैं जो इनसे पहले की हुकूमत नहीं कर रही थी। इनसे पहले की उन्होंने वाजे कहा कि इनसे पहले की हुकूमत जो है वो अमेरिका की बात नहीं मान रही थी, ये अब हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तो वो सारी जो आज गुलामी का जो नैरेटिव था कि हम गुलाम नहीं हैं, ठीक, वो ना आज दुरुस्त है ना 2019 में दुरुस्त था। इनका यही ख्याल है कि जिस मुल्क के खिलाफ हमने सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर ये सारा नारे लगाए हैं, अब वही मुल्क जो है वो उसी मुल्क की गुलामी करके ये आज़ादी हासिल करेंगे, ऐसा नहीं है। और मैं बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ एक बात याद करा दूंगा कि जब सदर ट्रंप पिछली दफा सदर बने थे, तो जब उनसे गुफ्तगू की गई उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो एक बहुत ही अजीम मुल्क के अजीम सरबराह है। तो क्या हम उस पर जो है वो शादियाने बजाने शुरू कर देंगे? सदर ट्रंप ने ये बात पब्लिकली की थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो जाती ताल्लुकात से बालातर होते हैं, और जब से अमेरिका का इनखला हुआ है 2021 में अफगानिस्तान से, अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, नंबर 1। दूसरा ये है कि उन्होंने आज से 25 साल पहले हिंदुस्तान का इंतखाब किया हुआ है अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए। इसीलिए अगर आप गौर करें, सदर ट्रंप की जो पहली फोन कॉल्स हैं वो किसके साथ हुई हैं? वो नरेंद्र मोदी के साथ हुई हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई हैं, वो और किसी मुल्क के साथ नहीं हुई। तो लिहाजा उनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो क्लियर हैं। पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट जो है, जो सदर ट्रंप के दौर में जो आखिरी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम में है। उनका और पाकिस्तान के मामलात में या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लिहाजा ये जो सारी खुशफहमियां हैं वो अपनी जगह पर रहेंगी। लेकिन सदर ट्रंप वैसे भी बहुत ही एक कारोबारी और ट्रांजैक्शनल आदमी है, यानी सौदेबाज आदमी है। तो लिहाजा वो इसी बुनियाद पे जब उनको कोई जरूरत होगी तो वो पाकिस्तान से रब्ता करेंगे। लेकिन फिलहाल अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक हम कह सकते हैं कि एक बेसिक रिलेशनशिप मौजूद है, सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं। दोनों मुल्क आपस में बात भी करते हैं, दोनों की अफवाज भी आपस में बात करती हैं। लेकिन उसके आगे जो मफादात का तयन है वो पाकिस्तान को जो इस वक्त जरूरत है अमेरिका में, एक तो IMF प्रोग्राम की वजह से जहां 17% अमेरिका के वोट हैं। दूसरा ये है कि अमेरिका आज भी पाकिस्तान की मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी है। सबसे बड़ा ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान के एज ए सिंगल कंट्री वो अमेरिका में होती है। तो लिहाजा वो उस हद तक तो हमें अपने ताल्लुकात को बहाल करना है। लेकिन ये कहना कि जी इसकी बुनियाद पर कोई सियासी इंटरवेंशन होगी, पिछले 1.5 साल में भी इनकी तमाम कोशिश और लॉबिंग के बावजूद कोई सियासी इंटरवेंशन नहीं हुई। और आखिरी बात जो आपको मुझे याद करानी है नाजरीन को, कि अमेरिका 13 साल से कह रहा है कि उसामा बिन लादेन वाले मामले में जो डॉक्टर शकील आफरीदी ने उनकी मदद की थी उसको रिहा कर दें।
पाकिस्तान ने 13 साल से उसको रिहा नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टुवर्ड्स द एंड सर, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनते हुए देख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो अभी आप लोगों ने तरमीम की, इन पे जरा नालान नजर आया और उन्होंने कहा जो स्पिरिट थी 26 यानी तरमीम को, उसको आप लोगों ने पामाल किया है। क्या कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, क्योंकि मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाया असद कैसर साहब एक उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप कर लिया है और असद कैसर साहब ने आज दोबारा कहा कि हम एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंड। जी देखिए, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पहले भी बनी है, दोबारा बनेगी, जरूर बनाएं, जरूर हुकूमत को पॉलिसी पर चैलेंज करें, हुकूमत को इस पर चैलेंज करें कि दहशतगर्दी से निपटने में ताकीद क्यों हो रही है, क्या वजह है, क्या तरीकेकार होगा। लेकिन ये कहना कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस को अगर रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर रियासत उसको आनी हाथों से निपटेगी, आनी हाथों से निपटेगी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते में आपने वक्त दिया और जो हुकूमती नुक्ता है उससे आगाह किया। बिलखसूस पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाज़र में आपने अहम फैक्टर्स को सामने लेकर आए, स्पेशली जो आपने कहा कि 2021 में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अमरीका का इस खित्ते में वो इंटरेस्ट नहीं रहा और जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादातर स्ट्रेटिजिक उनका रिलेशनशिप भारत के साथ है। और नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, उन पहले शख्सियात में थे जिनकी गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पर प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से। हम अब गुफ्तगू करेंगे तैमूर सलीम झगड़ा साहब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है। आप साबिक वज़ीर ख़जाना, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं और आज का जो अवामी जिरगा या जलसा था उसमें आप मौजूद थे। तैमूर झगड़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज आप लोगों का अवामी जिरगा था, जलसा था, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब ने कहा है कि कॉल देंगे और सरबकफल तहरीक शुरू करने का ऐलान किया जाएगा जब बानी चेयरमैन PTI डेट देंगे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तहरीक क्या मुतशद्दद किस्म की होगी? हमारी तहरीक जो है वो बिल्कुल पुरअमन, जैसे कि PTI की एक तारीख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 30 साल की एक तारीख है, रहेंगे तो हम पुरअमन, लेकिन फैसला जो है वो सड़कों पे ही होगा और पाकिस्तान के अवाम को निकलना पड़ेगा, PTI या इमरान खान के लिए भी सिर्फ नहीं। अच्छा सर, मुझे बताएं, आपने कहा कि निकलना पड़ेगा सड़कों पे। ज़ाहिर बात है आप एक सियासी जमात है, आपका राइट है प्रोटेस्ट करना। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ ये पीसफुल होगा? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि आप लोग घरों से निकलें और उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक से इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवा लेते, और ना आए तो फिर अपने घर वालों को बता देना कि खुदा ना खास्ता फिर अगर मैयत नहीं आती तो जनाजा पढ़ लिया जाए। तो गुफ्तगू और जो अल्फाज का चुनाव है उससे तो ऐसे ही मालूम होता है कि जैसे लास्ट वॉर के लिए जा रहे हैं, जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। अली अमीन खान गंडापुर यानी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। जी सर। अगर आप आइन में आर्टिकल 7 है शायद जिसमें स्टेट की डेफिनेशन है, तो स्टेट की डेफिनेशन में तो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का ऑफिस जरूर आता है। तो ये तो मेरे ख्याल में स्टेट ही स्टेट से बात कर ले, तो ठीक है कि अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पिछले 2-2.5 साल में हर तरफ से ऐसे अल्फाज जो हैं वो चुने गए हैं जो कि नॉर्मल हालात में चुनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं दोबारा से ये कहूंगा, नंबर 1 हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है और ये पिछले 2 साल में ही कहता है कि हम जो है वो पुरअमन रहेंगे, पुरअमन है। बसद एहतराम झगड़ा साहब, आपकी कथा कलामी के लिए माजरत। चले सर, आपने पाकिस्तान टेलीविजन की बिल्डिंग पे हमला भी हुआ था जब 2014 में 126 दिन का धरना था। SSP जुनेजो साहब को मार कुटाई भी हुई थी। फिर इसके अलावा 9 मई के वाकयात भी हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई इतना काबिल सताइश नहीं है PTI का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चले ऐसे करते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड को भी आपको ही मैं जज दिखा देता हूँ अनवार, लेकिन फिर आपने सचमुच जो है दोनों साइड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देके। नहीं, मैंने तो सवाल किया सर, आई एम नॉट अ जज, मैं तो आपसे सवाल ही किया सर। मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं कह रहा हूं कि आपको जज बिठा के आपको कह दूंगा कि देख लें कि जो 10,000 वर्कर्स आपके अगवा होते हैं, उनके घरों में लोग एंटर होते हैं। पिछले 2-2.5 साल में अरेस्ट से पहले वारंट का जो कानून है वो गायब हो जाता है। 3FPO का कानून ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे तारीख में अंग्रेजों के वक्त के बाद नहीं हुआ होगा। जब आईनी तरमीम होती है तो उसमें आपके BNP के लीडर कहते हैं कि मेरे जो सेनेटर्स हैं उनको बेसिकली ब्रूट फोर्स, जो बिलावल के अल्फाज थे, वो ला के आप आइन में तरमीम करते। आप देख लें, खुद इन्वेस्टिगेशन कर लें और खुद जो आप ऑन मेरिट बताएं, मुझे वो मंजूर होगा। मुझे पता है कि जो भी बंदा मेरिट पे बात करेगा
वो बड़ी आराम से पता चलेगी। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं जी। उठाना चाहता हूँ। जी जी। एक बयानिया बनाया जाता था कि देखें जो पीटीआई ने किया है वो ऐसे नाकाबिले माफी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में किया। अब मैं शायद जाती तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का फैन हूं या ना हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी कन्विक्शन के बावजूद अमेरिका के सिस्टम को, अपने अदालती निजाम पे इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने उनको इलेक्ट कर दिया, और जो हुकूमत बैठी थी जी। उन्होंने कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के रिजल्ट चेंज नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये हमारी जमहूरियत का हुस्न है, हमें ये बंदा जितना भी नापसंदीदा हो, ये इलेक्शन जीता है, इसका हम एहतराम करेंगे। क्या ये आपकी हुकूमत कर सकती है? बिल्कुल हमें करना चाहिए सर, ऐसी लेजिस्लेशन हमें करनी चाहिए कि जिसमें हम केयरटेकर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्शन कमीशन को जितना ज्यादा ऑटोनोमस और आजाद किया जा सकता है उसकी तरफ हतमी तौर पे बढ़े। आप लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ऐसे बिल्स लेकर आए ना, कानून साजी की तरफ माइल करें। कम से कम आप लोग तो बिल ला सकते हैं एज ऑपोजिशन मेंबर्स की, जी ऑटोनॉमी दी जाए या केयरटेकर गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जैसे जैसे भारत में भी खत्म है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं, यहां पे आईन और कानून की बात है ही नहीं। अगर नियत ना हो तो आप केयर टेकर गवर्नमेंट रखें, आप केयर टेकर गवर्नमेंट ना रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सूबाई इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन डिले करने थे तो ये बहाना बनाया गया कि केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है डिले करने। अब टाइम गुजर गया, अब वही लोग कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। वैसे तारीख आपको बताती है जो आखिरी इलेक्शन बगैर केयर टेकर गवर्नमेंट के हुआ था 1977 का, वो तो उस तरीके का हुआ था कि उसके बाद एक मार्शल लॉ 11 साल। जी जी, वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। सर अब इस पे जरा आते हैं सर, थोड़ा सा मुझे जरा बताइएगा कि आज आप लोगों ने कोई हतमी डेट नहीं अनाउंस की, तो क्या अब लाहेमल अभी जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी तरफ से डेट आएगी फिर आप लोग अनाउंस करेंगे? आज जरा क्लैरिटी नहीं आई जी। डेट का अभी मुझे नहीं पता, जब इंटरनल हमारी मीटिंग्स हो जाएंगी तो उसमें फिर इंशाल्लाह जरूर डेट आएगी। इंशाल्लाह एक बार जब इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो जाए। अब फिलहाल तो अली अमीन खान ने लिया, वी हैव टू टेक एट इट जो लिटरल वैल्यू जी। लेकिन एक बात मैं जो है वो दूसरी कह, मकसद क्या है आपने, अगर हम जरा वापस जाएं ये सख्त अल्फाज की तरफ, तो मुझे या जो मेरे जहन में है ना, जो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को समझ आनी चाहिए जी कि इस स्ट्रगल से पीछे हटना नहीं। बाकी अल्फाज मेरे कुछ और हो सकते हैं, अली खान के कुछ और हो सकते हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुल्क में एक बार जमहूरी निजाम लाना है तो हम ये नहीं कर सकते कि बीच में रिवर्स गियर लगा। स्ट्रगल सिर्फ सड़क पर आ सकती है, पार्लियामान या अदालतों में भी तो आप लोग, जैसे आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हमने 26 आईनी तरमीम को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामान में भी आप लोग एहतजाज करते हैं, तो आप समझते हैं उन फोरम्स के साथ साथ सड़क को गर्म करना जो है वो लाजमी जुज है? झगड़ा साहब यार हमने तो बहुत ट्राई किया है। आई विश कि मैं ये कह सकता, जो अदालतों के पास आज इंडिपेंडेंस है माजरत के साथ, वो इंडिपेंडेंस नहीं है जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले था। ये मेरे अल्फाज ना लें, ये इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट के अल्फाज ले लें, ये एम्नेस्टी इंटरनेशनल के अल्फाज ले लें, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज ले लें। मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को तो आप लोगों ने उनकी तो तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे, तो वो तो उनको तो आप इंडिपेंडेंट और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस तस्वर कर रहे हैं ना सर? मैं याहिया अफरीदी का ट्रैक रिकॉर्ड ये जरूर बताता है कि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जैसे अनबार जिस स्ट्रगल में हम हैं, मुझे पता है कि आज तनकीद हो ना हो, कल तनकीद हो ना हो, ये एक डिफाइनिंग स्ट्रगल है, और जो हम इसमें एफर्ट डालते हैं तारीख वो अपना फैसला करेगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की कलेक्टिव जो जजेस है ना, जी 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 जी, कि किस तरीके से वो इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। ओके, अब सर ये बताइएगा कि तारीख जो है वो जी जी। और एक उसमें मैं बात बता दूं, अफसोस होता है कि मैं भी अग्री करता हूं, मेरे ख्याल में आप भी करते हैं और यहाँ पे तो गवर्नमेंट भी करती है कि याहिया अफरीदी बड़े ऑनरेबल जज है। बिल्कुल तो अगर इनके इतने ऑनरेबल जज हैं तो देन व्हाई कांट द पर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है सीनियरिटी को बाईपास करते हुए, वो आईनी बेंच का सरबराह नहीं बन सकता?
सर ये तो उसमें तो आप जुडिशल कमीशन में मौजूद है ना, शिबली फराज साहब भी, और उमर हमारा अयूब साहब भी, वोट- उन्होंने भी अपनी हमारा राय का वोट इजहार किया और था। सिवाय- लेकिन जी सर, वो हमारा जमहूरियत वोट में और 8-5 से सिवाय फैसला हो गया ना सर। हमारा- अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आपने भी हम वहां पे बैठे। ठीक है सर, वो तो बात की, लेकिन आप लोगों का आज जो जरगे में ज्यादा एम्फेसिस था वो इमरान खान साहब की रिहाई पे था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ किस तरह, मतलब आप लोग सड़क पे निकलेंगे तो क्या वो अडयाला जेल से रिहा हो जाएंगे, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, सड़कें बंद की जाएंगी, इस्लामाबाद पर चढ़ाई होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, कोई एनआरओ चाह रहे हैं, किस तरह निकालेंगे खान साहब को अडयाला जेल से, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरी अपील है हर पाकिस्तानी को अच्छा, कि वी ऑल नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल। एक पत्ता जो है वो तोड़ना नहीं है, लेकिन जैसे पूरी दुनिया में होता है, जब जुल्म होता है तो वो जुल्म के बदले में आपको खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, ये हर किसी पे फर्ज है, और ये सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है। अच्छा, आप आज देख लें, जिस दिन हम तो इसलिए लड़ रहे हैं कि आपको बानी पीटीआई ना कहना पड़े कि आप भी। नहीं मैं तो नाम ले रहा हूँ सर, मैं तो गुनाह तो नहीं है सर, मैं तो पॉलिसी की तो मैं बात कर रहा हूं। मुतअद्दिद बार नाम लिया, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, मैं तो मुतअद्दिद बार नाम लिया। अच्छा ये मुझे बताइएगा, आपने डोनाल्ड ट्रंप की भी बात की, कुछ पीटीआई में भी कुछ इसमें जरा तजब्जब पाया जाता है। लतीफ खोसा साहब आपके सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर रहनुमा है, वो कह रहे हैं कि नवंबर में जो है, चूंकि अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। जो आपके एक्सपैट चैप्टर्स हैं वो उनमें बड़ी खुशी की लहर दौड़ी हुई है। आप किस क्या राय रखते हैं, क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई में, या जैसे बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि ऐसा किरदार वो नहीं अदा कर पाएंगे या नहीं कर सकते? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो तीन चीजें। एक तो ये कि हुकूमत की टेंशन देखते हुए, नर्वसनेस देखते हुए और अपने ट्वीट से पीछे हटते हुए जो है वो थोड़ा सा अगर थोड़ी सी अगर हंसी आए तो यार इतना कुछ बर्दाश्त किया, मेरे ख्याल में ये तो बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान की स्ट्रगल है, पाकिस्तान की लड़ाई है, ये इस पे आपको सारी लीडरशिप क्लियर मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडेन हो, कमला हैरिस हो, कोई भी हो, अच्छा, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तीसरी चीज, कोई ताल्लुक नहीं, ये जरूर है, नहीं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जंगे या ये स्ट्रगल्स यहाँ पे ही जीती जाती ये हैं। बताएगा भी, खुर्रम साहब कहते हैं कतकली माजद, आप लोग क्या जरगे में अमरीकी झंडे भी दिखाई दिए? मैंने भी ऑनलाइन देखा था, अमरीकी झंडे थे, वो क्यों कर थे? अच्छा, मैंने अभी देखा है, मुझे इसको वैसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये आती है कि ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है। नहीं सर, झंडा तो आपके कारकुनान के पास था ना अमरीकी। मैं आप नहीं हाँ। ये तो जो है, ये तो वो क्लिप जो आपने देखी अभी, मैंने 2 मिनट पहले देखी है, तो मैं तो इसको मेरे जहन में मैं 100% कंफर्म हूँ। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि हुकूमत का ही कोई बंदा, जैसे हमने हर बार देखा, कोई लाया होगा। मुझे इस बात पे फख्र है कि वहां पे जितने पीटीआई के वर्कर्स थे, लेकिन झंडा था आप कह रहे हैं? उस झंडे को लहराने से जो भी आया था उसको रोक रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आ गई। अब आपने कहा उनका कोई रोल नहीं है, तो ये जो 62 कांग्रेसमैन ने लेटर लिखा है, और जुल्फी बुखारी साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी थे, उन्होंने भी बाकायदा ये कहा है कि उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की फैमिली के साथ बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, वो अमेरिका जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि खान साहब के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। तो जुल्फी बुखारी साहब तो बड़े प्रोएक्टिव हैं सर। नहीं, दो चीजें। पहले जो मैं तीसरी बात करना चाह रहा था वो ये है, सर हमारी पूरी मगरबी दुनिया से, बल्कि पाकिस्तान के सारे दोस्तों से एक तवक्को जरूर है। वो क्या? The world should not stand for human rights abuses and constitutional abuses in Pakistan. अच्छा, I think that's a legitimate concern of the people of Pakistan. बाकी हमारे मसले जो है वो अपने अपने, हमारा आईन हमारा अपना है, हमारा कानून हमारा अपना है, हमने अपने तरीके से चलाना। उसी लिहाज में जब आप देखें कि वो अमरीकी पार्लियामेंट हो, वो बरतानवी पार्लियामेंट हो, वहां पे लोग आवाज क्यों उठाते हैं? वहां पे लोग आवाज इसलिए उठाते हैं कि जो मजबूत पार्लियामेंट्री निजाम है, ठीक, वहां पे लोग ह्यूमन राइट्स के लिए, जमहूरियत के लिए उठते हैं। ये 62 के 62 लोग डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नहीं थे, ये सारे जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, यानी उस पार्टी के जिसकी हुकूमत जो है वो एज ए पॉलिसी क्लियरली जो है, जो पाकिस्तान में हो रहा है उस पर आंखें बंद कर रही है।
अच्छा, वो आपको उनकी जमहूरियत की स्ट्रेंथ दिखाती तो है। इसका मतलब है आप चाहते हैं यहाँ कि पे जो तो नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो आंखें खोले, यानी कि आप चाहते हैं कि अमेरिका, जिसको बसद एहतराम आप लोगों ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, वो इसमें इस चीज को देखे परखे। आप ये कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स जो आपके मुताबिक उनकी वायलेशन हो रही है, नई इंतजामिया जो है वो उस पर जो है उसका फोकस होना चाहिए, ऐसा ही है? एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। IMF की कंडीशनैलिटीज होती, जी। IMF की कंडीशनैलिटीज से अगर मेरे लोग दबे, ठीक है, और IMF जो है वो हुकूमत को उस तरीके पर रिवॉर्ड करे कि वो आप पे मुझ पे टैक्स लगाए, तो ये तो एक सवाल है ना। ये दुनिया का असूल है। इन द सेम वे जैसे हम कश्मीर के लिए आवाज उठाते हैं, इन द सेम वे कि हम जैसे पैलेस्टाइन के लिए आवाज उठाते हैं, दुनिया में जमहूरतें जो हैं वो कहीं भी एक डिक्टेटरशिप या एक क्वाज़ी डिक्टेटरशिप के साथ खड़ी नहीं होती। चले, ये आपका आर्गूमेंट था। मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक है, तैमूर सलीम झगड़ा साहब। डोनाल्ड ट्रंप आके इमरान खान को निकाल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमसे गुफ्तगू की और पार्टी का नुक्ता नज़र हमारे साथ शेयर किया। व्यूअर्स, हमने आपको दोनों पर्सपेक्टिव्स दिए, हुकूमत और अपोजिशन का भी, जो इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन है। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो ज़रा उमूर खारजा में एक अहम पेशरफ्त हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की फर्स्ट कमेटी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में, उसका अहवाल आपके लिए लेकर आएंगे। एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। हर साल 9 नवंबर को पाकिस्तानी और कश्मीरी आवाम हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में कश्मीरी आवाम की मज़लूमियत को उजागर किया। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए कश्मीरी आवाम को डोगरा साम्राज्य के मज़ालिम के मुकाबिल डट जाने का पैगाम दिया। मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की शायरी कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद आज़ादी के लिए आज भी मशअल राह है। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर कश्मीरी आवाम तहरीक तकमील पाकिस्तान को जारी रखने के अहद की तजदीद करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं, एजाज चौधरी साहब ने। एजाज चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एजाज चौधरी साहब, आपसे मैं थोड़ी सी रहनुमाई लेना चाहूंगा। हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा कि जो फर्स्ट कमेटी है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की, जो डिसआर्मामेंट पे बात करती है, जो आपके तखफीफ असलहा के हवाले से ज़रबत, उसमें उर्दू में यही कहते हैं अदम फैलाव की बात की जाती है, उस हवाले से पाकिस्तान ने करारदादें पेश की थी और वो मंजूर हुई हैं भारी अक्सरियत से। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि ये डिप्लोमेटिकली पार्लेंस में कितनी बड़ी विंडिकेशन होती है आपकी पोजीशन की? जी, जो फर्स्ट कमेटी है, आपने सही कहा, ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, उसमें डिसआर्मामेंट या तखफीफ असला के लिए अक्सर प्रपोजल्स देता रहता है पाकिस्तान, और भी मुल्क देते हैं, और किसी हद तक तो ये रूटीन एक्टिविटी है, क्योंकि ये करारदादें पास होती हैं और इसमें जाहिर होता है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पे क्या है जी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। यकीनन ये एक अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए। पाकिस्तान ना सिर्फ फर्स्ट कमेटी में बल्कि बाकी की जो कमेटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर थर्ड कमेटी जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, इसमें भी रेजोल्यूशंस देता है। एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक रेजोल्यूशन हमेशा से पाकिस्तान देता है, जिसको कंसेंसस से पास किया जाता है। तो ये किसी हद तक तो रूटीन एक्टिविटी है, लेकिन अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि पाकिस्तान की एक लिहाज से जो सरगर्मी है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो हमें नजर आती है। सर, मेरा सवाल का ज़ाविया ये था कि हमारी जो पोजीशन है, क्योंकि हम आर्म्स की डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, हम जिससे कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या पीस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा जो मशरकी हमसाया मुल्क है भारत, वो तो प्रोलिफरेशन की तरफ जा रहा है और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा असले का खरीदार है पिछले 5 सालों में। जी बिल्कुल है। पाकिस्तान यकीनन ये पोजीशन लेता है, लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह है हिंदुस्तान के इस
बर्ताव की या बिहेवियर की, वो है जो एक दोगलापन है दुनिया के अंदर, जी। वर्ल्ड ऑर्डर में। अब चूंकि अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है कि वो चीन के खिलाफ उसको तैयार करे, तो आपने देखा है कि हिंदुस्तान को तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स का भी वेवर लेकर दिया, उनसे 123 एग्रीमेंट किया, उनको न्यूक्लियर कॉमर्स भी मिल रही है, उनको लॉजिस्टिक्स में, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस में, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस में ये तमाम मालूमात जो है वो दी जा रही है। तो डिसआर्मामेंट तो बड़ी दूर की बात है, ये कहीं ज्यादा रेस लग गई है। पाकिस्तान अच्छी बात है पर शामिल नहीं होता इस आर्म्स रेस में। एक तो ये इकोनॉमिकली भी ठीक नहीं है और दूसरा दुनिया के अमन के लिए भी दुरुस्त नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अप्रोच इस लिहाज से दुरुस्त है। सर, मैं ये आपसे भी जानना चाहूंगा, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो अमेरिका में इंतखाबात हो रहे थे, अब उसके नताइज सामने आ गए हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और आपने जो कि भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बात की, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, टेलीफोनिक एक्सचेंज भी हुआ है। आप समझते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब 20 जनवरी 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो मामलात वही रहेंगे भारत के साथ, और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें कोई जौहरी तब्दीली नहीं आएगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि उनको कोई हिंदुस्तानी लीडर्स पसंद हैं या लीडर्स हिंदुस्तान को उनके पसंद, ये नहीं है। वजह ये है कि उनका जो मफाद है इस वक्त, जियो स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल मफाद ये है कि अमेरिका ये समझता है कि इस वक्त जनूबी एशिया में हिंदुस्तान उनके लिए वो काम कर सकता है। चीन के हवाले से, चीन के खिलाफ जो हाशिया बनाया जा रहा है, जो घेरा तंग किया जा रहा है, जो कोई और मुल्क नहीं कर सकता है वहां पे, तो इस वजह से वो वही पॉलिसी रखेंगे जो बाइडेन ने रखी है। इसमें तब्दीली नजर नहीं आ रही। कई और चीजों में भी तब्दीली नजर नहीं आ रही मुझे, जिस तरह चीन के खिलाफ भी वही मुसाबका जारी रहेगा। सिर्फ ये है कि कुछ मिलिट्री एक्शंस की बजाय डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्शंस लेने की ज्यादा सोच रहे हैं कि चीन से सारी जो इंपोर्ट्स आएंगी उन पे वो टैरिफ लगाने के चाह रहे हैं। अगरचे मैं समझता हूँ वो भी शायद इतनी कामयाब इसलिए ना हो क्योंकि अमेरिका में तो वहाँ चीजें फिर महंगी हो जाएंगी, तो फिर अमेरिकी जो कंज्यूमर्स हैं वो चीखेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो लेकिन फिलहाल उन्होंने यही ऐलान किया है इक्तिसादी लिहाज से, तो वो तो शायद ऐसी पाबंदियां लगाने का सोच रहे हैं कि हम 10% सारी दुनिया के जो इंपोर्ट्स हैं जिनसे उन पे लगाएंगे, उसमें तो भारत भी मुतासर होगा। तो ये अभी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन बुनियादी तौर पर चीन के खिलाफ जो अमेरिका की जो पुश है वो भी जारी रहेगी। हिंदुस्तान के साथ जो उनकी दोस्ती है वो भी जारी रहेगी। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में मुझे कोई गर्मजोशी उस तरह नजर नहीं आ रही है, और ना ही मुझे इसराइल के साथ उनकी जो कमी है, कोई दोस्ती जो है उसमें कोई कमी नजर आ रही है। पूरी तरह अमेरिका की सपोर्ट जारी रहेगी इसराइल को। अगरचे अपनी विक्ट्री स्पीच में प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को तस्लीम किया था कि मुस्लिम और अरब वोट उनको पड़ा है, तो इसकी भी उन्होंने खुद से तस्दीक की थी। और फलस्तीन की हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तमाम अरब्स ये तवक्को करते थे कि चूंकि ये कहते हैं कि मैं दूर बांध की जंगें नहीं चाहता, ये जंग बंद करना चाहते हैं, अब उनकी तवक्को भी उनसे यही होगी कि आप जंग बंद कराएं। मेरे ख्याल में ये मामला चलेगा भी उस तरफ। मेरी अपनी राय और असेसमेंट यही है कि ये उधर ही जाएगा और ये कोशिश करेंगे कि जंग बंद कराएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसराइल की हमायत से किसी तौर पर भी पीछे हटेंगे, बल्कि वो जंग बंद कराएंगे इस तरीके से कि इसराइल की टर्म्स पे ये अमन कायम हो। सर, एक और भी मौजू जो है वो फॉरेन अफेयर्स में, उस हवाले से जानना चाहूँगा। मकबूजा कश्मीर में उनकी असम्बली ने आर्टिकल 370 की बहाली के लिए करारदाद मंजूर की है, लेकिन कल भी हमने इस पर बात की, आपका भी राय लेना चाहूँगा। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा कि अब ये बात जो है वो आर्टिकल 370 की जो बहाली है वो अब बात जो है वो ख़त्म हो गई है, ये मतलब दोबारा इसका जो है वो रिवाइवल नहीं हो सकता। आप इसको किस तरह देख रहे हैं, इसको किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन गवर्नमेंट है, और ज़ाहिर बात है जिस तरह के इलेक्शन हुए, शैम इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी के बयानिए को जो उन्होंने 370 और 35 से ख़त्म करके इलेक्शन लड़ा था, उसको बड़ा धचका लगा। सिर्फ 20-22 नशिस्तें जीत सके 90 की असम्बली में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस मामले पर तमाम कश्मीरी भी मुत्तहिद हैं। यानी वो हिंदुस्तान नवाज पार्टियां भी, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो भी इस मुद्दे पर जो है मुत्तफिक है, और कांग्रेस की उनको हमायत है। एक दिक्कत जो है मुश्किल बीच में वो ये है कि इनको जो मोदी साहब ने ये जो काम किया था, सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की, उसने उनको यानी एक किस्म की तायीद कर दी थी
सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि स्टेटहुड वापस करें, आर्टिकल 370 यानी स्पेशल स्टेटस वापस ना करें, स्टेटहुड वापस करें। वो अभी आई तो नहीं है, लेकिन वो तो शायद आ ही जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और बीजेपी भी ऐलान कर चुकी है। लेकिन 370 वाला जो केस है वो बहरहाल तो कश्मीरियों की मेरा ख्याल में ये पोजीशन रहेगी कि आप करें, क्योंकि वो अपना स्पेशल स्टेटस चाहते हैं। हमारी पोजीशन ये है कि भाई ये आर्टिकल 370 तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। हमारा ख्याल है कि भाई ये मामला उससे पहले जाता है, जब ये रिजॉल्व होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के तहत। तो पोजीशन में हमारी जरा थोड़ा फर्क है जो इस वक्त कश्मीरी पोजीशन ली गई है उस स्टेटस असेंबली। और सर, चूंकि हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि अगर भारत जो भी पोजीशन ले और सुप्रीम कोर्ट इंडियन की जो भी उनको तस्दीक या तस्दीक हो, जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये करारदाद जो है वो पासशुदा मंजूर है, इसका जो स्टेटस है वो तब्दील नहीं होगा। यानी कि ये मुतनाज़ा जगह है और मामला है, और इसका हल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के मुताबिक हो। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा है, बल्कि ये वायलेशन हुई है जो उन्होंने किया है, क्योंकि उन रेजोल्यूशंस में लिखा था कि कोई मटेरियल चेंज डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में, मुतनाज़ा इलाकों में नहीं की जाएगी। ये करते चले जा रहे हैं। इस लिहाज से ये बाकायदा वायलेशन जो है, वायलेशन पे वायलेशन किए जा रहे हैं, उसकी खिलाफवर्जी हो रही है। तो लेकिन आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल लॉ जो है उसमें इस तरह की ताकतें उसको मैनिपुलेट कर रही हैं, तो हिंदुस्तान को की पकड़ करने की बजाय वो उसकी तरफ यानी सरफ नजर कर रही, को देख नहीं रही, कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही। यानी कि जो इक्तिसादी और दीगर दौरे हाजिर के तकाजे हैं उनको सामने रखा जा रहा है, और जो वादा किया था यूनाइटेड नेशन की अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद, उसको पसे पुश डाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, प्रोग्राम सचते में वक्त दे और अहम खारजी उमूर पर अपनी राय से हमें नवाजने का। व्यूअर्स, हमने मुल्क की जो पोलिटिकल सिचुएशन है और जो फॉरेन फ्रंट पे अहम इशूज़ हैं उनका आज अहाता किया। अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सचते के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।